Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आपने मेरा पिछला शो देखा ही होगा वेनेजुएला के ऊपर। मैंने बताया किस तरह ये जो ऑपरेशन था वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। कुछ अंदर की बात हो सकती है, मिलीजुली भगत भी हो सकती है, बट ऑपरेशन वेंट सक्सेसफुल। जो बोला था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वो कह दिया। अब आती है डॉनरो डॉक्ट्रिन की बात। अगला टारगेट कौन? इस समय 10 से ज़्यादा C-17 प्लेन्स लैंड करते हैं यूके के एयरफील्ड पे, और उसके पास में ही आपको मालूम ही है यूके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है ग्रीनलैंड। और केटी मिलर का स्टेटमेंट आता है, जो वाइफ है स्टीवन मिलर की, कि अब हमारा अगला टारगेट है ग्रीनलैंड। और वो उसके ऊपर डेनमार्क की एम्बेसडर रिप्लाई करती है कि हमने $13 बिलियन इन्वेस्ट किया है इन डिफेंस, सो वी आर वेल इक्विप्ड। तो डेनिश एम्बेसडर जो है ये बोलती है। ये जो ग्रीनलैंड के साथ जो बात है, ये ग्रीनलैंड के बारे में, वाई ग्रीनलैंड इज इम्पोर्टेंट, पहले वो समझना पड़ेगा आपको। ग्रीनलैंड जो है, अगर आप मैप्स देखते हैं तो इट इज़ ए टेरिटरी इन द आर्कटिक रीजन, कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में है और यूके के नॉर्थ वेस्ट में है, और इट बिकम्स ए मेजर सोर्स ऑफ फ्लाइट पाथ फ्रॉम रशिया टू कनाडा एंड टू यूएस। स्ट्रेट फ्लाइट पाथ है, स्ट्रेट। आप फ्लैट मैप्स को मत देखिए कि जो इधर से जा रहे हैं, नहीं, स्ट्रेट है वो। और इट ऑल्सो गिव्स सिक्योरिटी टू द अलास्का रीजन। तो अगर कोई एस्केलेशन होता है where Russia gets involved in a direct military confrontation with USA, then Greenland will act as a base for defending USA. और बीच में अमेरिका ने बात करी थी अल्बर्टा के इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि अगर अल्बर्टा पे बेस बन जाता है तो अलास्का इज सिक्योर्ड। सो ये बहुत ही पुराने जो नेशन स्टेट के मॉडल्स हैं वो सब फेल हो रहे हैं। और डॉनरो डॉक्ट्रिन में अगर अमेरिका को, साउथ अमेरिका को बचाना है फ्रॉम नॉर्थ, देन उसको ये सारे एरिया सिक्योर करने पड़ेंगे। इसे ग्रीनलैंड इज इन प्ले। नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड। अब आते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की अलग बातों पे। कोलंबिया, क्यूबा और आपका तीसरा जो है मैक्सिको। कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो है पेट्रो गुस्तावो, उन्होंने बहुत लूज स्टेटमेंट्स दिए हैं अमेरिका के विरुद्ध, और ओपनली वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका के हेजेमोनी को इन साउथ अमेरिका। कोलंबिया जो है इज द लार्जेस्ट एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स। वेनेजुएला इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स। वेनेजुएला में ड्रग्स नहीं होते, पूरा कोलंबिया में ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे कंसिस्टेंट अमेरिकन इंटरवेंशंस हुए हैं और वहाँ पे ड्रग्स वो प्रोड्यूस करते हैं, और वहीं से ड्रग्स आते हैं थ्रू मैक्सिको टू यूएस, और चाइना से आता है फेंटेनिल थ्रू मैक्सिको टू यूएस। तो अगर अमेरिका को इस सारे ट्रेड पे कंट्रोल कर, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा क्यूबा के ऊपर, कोलंबिया के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। मैक्सिको के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ से ड्रग्स और फेंटेनिल एंटर करता है यूएस बॉर्डर में। और मैक्सिकन गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द कार्टल्स, क्योंकि कार्टल्स को इतना पैसा मिलता है, तो इट्स ए लुक्रेटिव बिजनेस, इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ मैक्सिको। ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। तो कोई भी मैक्सिकन गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज वो जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको इतना पैसा होता है, दे कैन बाय एनीवन एंड एनीबॉडी। और मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे वॉक अराउंड इन प्लेन व्यू। सबको दिखता है ये लोग कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, सब दिखता है उनको। सो जो ड्रग इंडस्ट्री है वो एक्चुअली में एकदम इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैक्सिको में और क्यूबा में भी। क्यूबा में गुआंटानामो बेबी है, जहाँ पे अमेरिका का हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। ओबामा के समय में शुरू किया गया था, वहाँ पे अलकायदा के सारे प्रिजनर्स वहाँ पे लाए गए थे, वो अभी भी फंक्शनल है। फिर वहाँ पे क्यूबा में
आपको वहाँ पे अमेरिकन बेसिस भी हैं, वो भी फंक्शनल है। हाफ ऑफ क्यूबा इज़ ऑक्यूपाइड और मे बी 25% मेरे हिसाब से हाफ इज़ ऑक्यूपाइड बाय द अमेरिकन फोर्सेस। कोलंबिया में भी अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ पे भी कोलंबिया में भी अमेरिकन प्लेन्स ऑपरेट करते हैं विद इन कोलंबिया टू कीप ए टैब। और उसके बावजूद ये सब चल रहा है, तो कौन चला रहा है? तो यहाँ पे आपको शक होता है कि यहाँ पे अमेरिकन एजेंसीज ही चला रही हैं या नहीं चला रही हैं इन सब देशों में। मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स का संबंध डायरेक्टली आता है। आप मूवीज भी देख सकते हैं, नॉवेल्स भी देख सकते हैं, वहाँ के लोग भी आपको बताते हैं कि अमेरिकन डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं अमेरिका का इसका ट्रैफिक मूवमेंट। काफ़ी कम हुआ है लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है, अभी भी आते हैं अमेरिका में ड्रग्स। तो व्हाट इज डॉनरो डॉक्ट्रिन? डॉनरो डॉक्ट्रिन है डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉरोलरी ऑन मॉनरो डॉक्ट्रिन। मॉनरो डॉक्ट्रिन 1883 बनाई गई थी जॉन मॉनरो के द्वारा। वो बनाई गई थी टू प्रिवेंट द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन साउथ अमेरिका, बिकॉज ऑफ विच अमेरिका इज अफेक्टेड। जिस समय बनाई गई थी उस समय मैक्सिको भारत अमेरिका से मिल चुका था, उन्होंने ऑलरेडी वो लैंड ले ली थी, कैलिफोर्निया टेक्सास ये सब ले लिया था, 1846 में ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद फ्रेंच, स्पेनिश और ये सब जो और यूके, ये सभी लोग चाहते थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट वीक हो। तो अमेरिका ने, जॉन मोनो ने पॉलिसी बनाई और एक्चुअली 1833 में प्लान था अमेरिका का यूके को, यूएसए को वापस लेने का। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था, तो उन्होंने मोनो डॉक्ट्रिन बनाई कि अमेरिका विल डिफेंड अगेंस्ट ऑल यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स विद फुल मिलिट्री फोर्स इन साउथ अमेरिका एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका। ये बनी थी मोनो डॉक्ट्रिन। मोनो डॉक्ट्रिन का पर्पज ही था कि यूरोपियंस डोंट इंटरफेयर दे। ना डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है, मैं उसको डॉनरो बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इसको बनाया डॉनरो, किसी ने बोला उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसका पर्पज ये है कि चाइना, रशिया और इंडिया उनके साउथ अमेरिका में इंटरफेयर ना करे। ये कोरोलरी है, क्योंकि यूरोपियन से उनको कोई डर नहीं है, यूरोपियंस आर टू वीक, उसको अमेरिका खा चुका है थ्रू यूक्रेन वॉर। तो उसको अब डर नहीं है यूरोप से, और उसको मालूम है कि यूरोपियन पावर्स कुछ कर नहीं सकती, और अगर यूरोप में पैसा जाएगा तो अमेरिका का रेवेन्यूज लूज होता है। तो अब उनका जो डॉक्ट्रिन है वो रशिया, चाइना और इंडिया कि ये तीन कंट्रीज यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करें। नाउ ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इनको ऑलरेडी चर्च खरीद चुका है। मेरी बुक आपने देखी होगी, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, जिसमें मैंने बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि ये चर्चेस की लड़ाई है। जो चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसके थ्रू अमेरिका चलता है, यूके चलता है, कनाडा चलता है, दैट द मोनार्की एंग्लो सैक्सन वर्सेस वेटिकनिज्म, इसको कैथोलिसिज्म भी बोलते हैं, उसके विरुद्ध लड़ाई है। क्योंकि कैथोलिसिज्म जो है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म इसको प्रमोट करता है, और इस्लामिज्म भी प्रमोट करता है। जहाँ भी कैथोलिज्म होगा वहाँ मुसलमान आके बस जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि डेमोक्रेट लेफ्टिज्म, जो डेमोक्रेट्स की आइडियोलॉजी है, तो उसमें आप देख ही रहे हैं जोरान ममदानी बन गया मेयर, मुसलमान बन गए वहाँ पे। आप जहाँ जहाँ डेमोक्रेट स्टेट्स देखेंगे अमेरिका में, वहाँ मुसलमान आर इन पावर, कैलिफोर्निया में भी आ जाएंगे। सो ये उनका फिलॉसफी है। अब उसके थ्रू क्या होता है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या करता है, इवेंजेलिकलिज्म के थ्रू, जैसे पंजाब में उनको इंटरफेरेंस है, भारत में मणिपुर में है, नागालैंड में है, उनके थ्रू वो क्या करता है, रिलीजियस कन्वर्जन कराता है, फिर डेमोग्राफी चेंज करता है, और फिर उन लोगों को मिला के कू कराता है। उसके डायमेट्रिकली अपोजिट है कैथोलिसिज्म, वो भी यही काम करते हैं, बट इन दोनों बीच में रिलीजियस मतभेद है और आपस में लड़ते रहते हैं वो लोग। सो साउथ अमेरिका में यही लड़ाई है पुरानी वाली। तो अगर कैपिटलिज्म जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से आता है, मोनार्की के थ्रू आता है कि कंट्रोल ऑल द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज, कंट्रोल ऑल द सोर्स ऑफ बिजनेस, और उसके थ्रू आप मिलिट्री के थ्रू डिफीट करो कैथोलिसिज्म को, क्योंकि देयर इज नो अदर वे। तो वही डॉक्ट्रिन चल रही है साउथ अमेरिका में, और बस नाम चेंज हो गया, डॉनरो डॉक्ट्रिन हो गया है, बिकॉज अभी थ्रेट्स बदल चुकी हैं, और अमेरिका की सबसे बड़ी थ्रेट है उसका रिजर्व करेंसी। तो रिजर्व करेंसी बचाने के लिए उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्रिन का यूज़ किया
और साथ सबसे पहले 30% ऑफ वेनेजुएलियंस को उन्होंने कन्वर्ट किया टू प्रोटेस्टेंटिज्म। वही है चर्च ऑफ इंग्लैंड का फिलॉसफी है, प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म। तो उसको कन्वर्ट किया। अब वो 30% लोग जो है दे आर कॉलिंग द फेवर टू द चर्च, और ये सब प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको प्रमोट किया जाता है। दे कम इन प्रोमिनेंट पोजीशंस, दे बिकम द अपोजिशन लीडर्स, उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है जैसे मकादो को दिया गया। एंड these are the people who are opposing Maduro, which is represents the Catholicism. और उन्होंने तेल के लिए टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन डॉलर, उन्होंने वहां पे तख्ता पलट किया इन ए पीसफुल वे। मतलब मदुरो ने ऑलरेडी एग्री कर लिया होगा, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, इसलिए बड़ा कूल है वो न्यूयॉर्क में, उसको बचा के एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, मारा नहीं गया, बिकॉज ही एग्रीड वेरी मच। और बाकी अब आप देख रहे हैं ड्रामा, वे डेलीज जो है रॉड्रिगेज, दिल से रॉड्रिगेज बोल रही हैं कि इसको रिटर्न करो, इसको वापस करो, और इसको भेज देंगे किसी और कंट्री में, दुबई भेज देंगे या फिर किसी और कंट्री में इसको सेटल करा देंगे, और कुछ सालों के बाद ये वापस आएगा वेनेजुएला में, तब तक सब शांत हो जाएगा। बिकॉज अगर वेनेजुएला का पॉलिटिक्स देखें, जो लोग आज अपोजिशन में हैं, ये सब लोग बहुत ही इन्होंने अत्याचार किया था पहले, and they are the ones who looted, killed people from the Catholicism side. ये सारे इवेंजेलिकल्स हैं। अब इनकी बारी आई है, सत्ता गई नहीं इनके हाथ से, कि जो जो अमेरिका मनवाना चाहता था वो दिल्ली ने मान लिया है, तो मदुरो को रख के कोई फायदा ही नहीं। ही इज नो मोर इन पावर। उस पर कोई अमेरिकन लॉ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं लगते। जो डीओजे की स्टेटमेंट आई है उसमें बोला है इसके पास मशीन गन थी, अरे वो तो वेनेजुएला में थी, अमेरिका में थी नहीं। अब डीओजे का कोई लॉ ही नहीं बनता इस पे, अगर इस पे इसको इंडाइट करने का, तो कौन से बेसिस पे करेंगे? ड्रग का कोई प्रूफ नहीं है, सो ड्रग वो भेज नहीं सकते, कितना दूर है वो। अगर कोई पेट्रोल की बोट निकलती है वेनेजुएला से ऑयल लेके या ड्रग्स लेके, उसको 26 घंटे लगते हैं फ्लोरिडा तक पहुंचने के लिए, और साथ में उसको एटलीस्ट 5-6 स्टॉप भी लगते हैं, तो देयर इज नो इजी एक्सेस, तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकते वहां से समुद्र से, सो देयर इज नो प्रूफ दे हैव। लेकिन डॉनरो डॉक्ट्रिन के अंडर इन सभी देशों को जाना है, क्योंकि ये सभी देश थोड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, एंड में अल्टीमेट टारगेट इज ब्राजील, और ब्राजील के ऊपर युद्ध होगा, वो अमेरिका करना चाहेगा नहीं। तो ब्राजील के अपोजिशन में जो प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन है उसके थ्रू रिजीम चेंज कराई जाएगी, और ब्राजील के पास इतना ज़्यादा कोई तेल भी नहीं है, उनका तेल का रेवेन्यू इतना नहीं है उनका, बट स्टिल दे नीड ब्राजील फॉर सम थिंग्स। अगर उनको वहाँ पे पॉलिटिकल आर्म्स बेचने हैं या फिर ब्रिक्स का ट्रेड बंद करना है, दे नीड ब्राजील। तो वेनेजुएला के पे ऊपर कंट्रोल करने के बाद दे विल यूज ए डिस्टेबलाइजिंग टेक्निक ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ वेनेजुएला, जो कि ब्राजील के साथ लगता है। तो ये है डॉनरो डॉक्ट्रिन। तो अब भारत का इससे क्या संबंध? भारत का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा संबंध है। भारत का संबंध यह है कि जब तेल को इस तरह सेंट्रलाइज किया जाएगा, तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अमेरिका से खरीदने के लिए, और फिर जो भी उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वहां पे अमेरिका के पास बहुत बड़ा लेवरेज आ जाएगा टू कंट्रोल इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और भारत के अंदर इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए टू कंट्रोल इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन मार्केट, तो सारा तेल के थ्रू होगा, बिकॉज तेल के सोर्स अवेलेबल नहीं है। भारत ना वेनेजुएला से खरीद सकता है क्योंकि अमेरिकन ऑयल हो गया है, भारत ना ईरान से खरीद सकता, उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, भारत रशिया से भी नहीं खरीद सकता, उस पर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो कौन बचा? सऊदी अरेबिया भारत से नाराज चल रहा है, वो बेचता नहीं है, उसको प्राइस पॉइंट ज़्यादा है, सो इतना सस्ता तेल मिलेगा नहीं। तो भारत हैज ओनली वन ऑप्शन टू बाय फ्रॉम यूएसए, और यूएसए अपना तेल का प्राइस कम कर देगा टू डिस्ट्रॉय रशिया, क्योंकि ये फ्री का तेल है। फ्री का तेल अगर उसने रशियन प्राइस पॉइंट में मीट कर दिया, तो भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है दिल टेक ऑयल फ्रॉम एनीवेयर चीप, सो दैट्स हाउ दिल कंट्रोल इंडिया। तो ये इनडायरेक्ट भारत के ऊपर एक्सपोजर आता है। अब भारत भारत पे क्यों इतना फोकस है? बिकॉज इंडिया
will be the biggest economy in the world in next 30-40 years without oil. प्योर ट्रेड, प्योर बिजनेस के ऊपर। तो इसलिए भारत के ऊपर डॉनरो डॉक्ट्रिन का जो फोकस है बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता भारत राइज करे। उसका रीजन है उनका कि अगर भारत राइज करेगा तो इंडिपेंडेंट वॉइस लेकर आएगा, इट विल एम्पावर अदर पीपल, और उनको भारत की हिस्ट्री मालूम है कि ये लोग मिलिट्री एक्शन लेते हैं, इनसे हम लड़ नहीं सकते। तो द ओनली सुपर पावर कंटेंडर फॉर अमेरिका इज इंडिया। तो इस वेनेजुएला के तेल कंट्रोल करने से वो जो इंसिडेंट है डिले हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए इनको। दे वांट टू कंट्रोल, दे कैन नॉट कंट्रोल इंडिया, बट डिले करके थोड़ा वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। सो दिस इज हाउ द डॉनरो डॉक्ट्रिन अफेक्ट्स इंडिया डायरेक्टली, और भारत के पॉलिसी मेकर्स को मालूम है। देखिए, भारत तो हम सबको बहुत गर्व है, और भारत कभी झुका नहीं है। भारतीय फोर्सेस आर द ओनली फोर्स विच कैन फाइट। अमेरिकन नहीं लड़ सकते। ये प्लान वे में जो कू किया है, ये कू है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, कू है। ये सब कुछ चल के गए वो, ऐसा नहीं कि वो बाद में बेड़ियां पहनाई गई जस्ट टू शो फॉर द फोटो ऑप्स, बाद में उतार दी गई होंगी। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, और यही एक्चुअली है। अब इस तरह के एनालिसिस जब आप हमसे सुनते हैं, ये भगवद गीता के 16वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह पता लगेगा। 16वें चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको पता लग जाएगा असुर सोचता कैसे है। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारा धार्मिक कंटेंट होता है स्ट्रेट फ्रॉम शास्त्र, नो मॉडिफिकेशन, नो एडल्ट्रेशन एंड नो कमेंट्री। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। हमको बहुत मदद लगती है, हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। सो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।